हेलो फ्रेंड, मैं आलोक और आज हम बात करने वाले हैं केवाईपी के बारे में और केवाईपी के एडमिशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में। आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे एडमिशन लेना है, कैसे जो सारे प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो कैसे कैसे क्या करना है और साथ साथ में केवाईपी क्या है। ठीक है, और करने के क्या फ़ायदे हैं ये भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले केवाईपी क्या है और ये कैसे स्टार्ट हुआ है, किसके लिए ये है। तो ये बिहार सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। बिहार के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ही है। भाई बाहरी लोग इस कोर्स को नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। इस वजह से जो स्टूडेंट यहाँ के हैं सिर्फ वही केवाईपी कर रहे हैं। तो केवाईपी क्या है, केवाईपी का फुल फॉर्म, केवाईपी में क्या क्या पढ़ाई होता है और भी बहुत सारी चीज़ें। केवाईपी का पूरा नाम है कुशल युवा प्रोग्राम और इसमें सिलेबस क्या है उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। केवाईपी का सिलेबस है, जैसे इसमें आपको CLS और कंप्यूटर स्किल्स एंड तीसरा है सॉफ्ट स्किल्स। अब बढ़िया से इसके बारे में हम समझेंगे कि ये तीनों कोर्स क्या है और ये करना क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं कि कुशल युवा प्रोग्राम, इसमें 3 कोर्स दिए गए हैं। पहला है BS-CLS, दूसरा है BS-CIT और तीसरा है BS-CSS। BS-CLS का मतलब होता है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल और BS-CIT बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तीसरा है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल। बहुत सारे लोग जानते हैं केवाईपी के बारे में कि ये कंप्यूटर का कोर्स है, लेकिन बहुत लोग नहीं भी जानते हैं कि इसमें इंग्लिश भी है और सॉफ्ट स्किल भी है। सॉफ्ट स्किल क्या है ये तो और नहीं पता। इंग्लिश तो समझ जाते हैं कि हाँ चलो इंग्लिश सीखने को मिलेगा। तो इसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि ये क्या है और ये 3 चीज़ें क्यों दिया गया है इस कोर्स में, जबकि ये सिर्फ कंप्यूटर का कोर्स के रूप में ही माना जा रहा है। अब मान लीजिए कि कंप्यूटर सीखना है, कंप्यूटर चलाना है, तो आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए या नहीं, सबसे पहला सवाल। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि अब जब आप अगर कंप्यूटर चलाते हैं, सीख लेते हैं, तो आपके मन में होगा कि हम चलाएं भी। इसके लिए आप कंप्यूटर परचेज कर लेते हैं, कंप्यूटर ख़रीद लेते हैं और या फिर कहीं काम करने के लिए आपको कहीं काम मिल जाता है। तो वहाँ जब आप काम करेंगे या फिर कंप्यूटर चलाएँगे तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो सकता है कि आ सकते हैं, और उस प्रॉब्लम में आपको लिखा रहेगा इंग्लिश में ही, जो एरर बोलते हैं, एरर आ जाता है कभी कभी, या फिर कोई समस्या आ जाता है तो वहाँ लिखता है इंग्लिश में ही। और जब आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगा तो आप उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, उसका समाधान ढूंढ नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस कोर्स में इंग्लिश दिया गया है। और इंग्लिश इतना ही तक सीमित नहीं है, ये आपको हर जगह आपको मदद करेगा। आपको दैनिक जीवन में या बहुत सारे काम करने में या फिर कहीं पर कुछ जा रहे हैं, लिखा हुआ इंग्लिश में, उसको समझने के लिए तो हर जगह इंग्लिश ज़रूरी है कंप्यूटर के साथ साथ। तीसरा है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल का मतलब होता है संवाद कौशल। संवाद मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे कैसे वहाँ पर हम किसी से बात करें। अब यहाँ पर बात है कि बात कहाँ पर करना है, कंप्यूटर सीखना है तो बात करने का क्या ज़रूरत है। तो मान लीजिए कि आप कंप्यूटर सीख लिए, आपको कहीं रोज़गार मिल रहा है, आप कहीं काम करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप बहुत सारे लोगों के बीच होंगे। वहाँ पर किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे बातचीत करना है, कैसे कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। बहुत सारी परिस्थितियाँ हो जाती हैं, कोई आपको कमेंट कर देता है, कोई आपको छेड़छाड़ करता है, कोई परेशान करता है, कोई क्लाइंट है, जो कलीग है, जो आपके साथी है, कोई भी जो आप जिसके बीच आप काम करते हैं, तो या फिर कोई आप काम करते हैं तो आपको चैलेंज आ जाता है, आपसे सोल्व नहीं हो पाता है। बॉस से बात करना है, बॉस की बात को सुनना है, कैसे उनकी बातों को समझना है और काम को करना है। तो अलग अलग बहुत सारी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कंप्यूटर नॉलेज के अलावा और इंग्लिश कम्युनिकेशन के अलावा। तो अगर आप उन सारी परिस्थितियों को हैंडल करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे तो शायद आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। क्या आप टिक पाएंगे वहाँ पर? अगर मन में आप सवाल खड़ा कीजिए कि अगर बहुत सारे परिस्थितियों को आप समाधान करने में सक्षम नहीं होते हैं तो कितना दिन तक आप काम वहाँ कर पाएंगे। तो शायद बहुत कम समय, लंबे समय तक वहाँ आप काम नहीं कर पाएंगे। तो
इसलिए इसमें आपको दिया गया है सॉफ्ट स्किल। इसको जो कि बहुत ज़रूरी है कहीं पर आपको काम करने के लिए या फिर समाज में रहने के लिए, लोगों के बीच में रहने के लिए। तो ये आपको पूरे लाइफ ये भी आपको काम आने वाला चीज़ है। ये तीनों चीज़ें बेसिक्स है जो आज के समय के लिए हमें बहुत ज़रूरी है सीखना। इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, कहीं पर भी इसका उपयोग हो रहा है। कंप्यूटर का भी बहुत सारे काम में उपयोग हो रहा है, और सॉफ्ट स्किल जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, इसका भी हर जगह उपयोग है। तो ये ध्यान में रखते हुए इन 3 चीज़ों को मिला करके इस कोर्स को बनाया गया है, ताकि आपका जीवन आसान हो, आपके जीवन में सहूलियत आए, आपको रोज़गार मिले और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, ये KYP के बारे में हो गया। और KYP में थोड़ा सा और, जैसे कि आपको कितने घंटे का क्लासेज होता है, कितने दिन का कोर्स होता है। तो KYP में आपको 3 महीने का टाइम मिलता है कोर्स को पूरा करने के लिए, लेकिन जो सिलेबस होता है वो 2 महीने का ही होता है, 60 दिन का। लेकिन 1 महीना एक्स्ट्रा मिलता है, जैसे संडे हो गया, हॉलीडे हो गया, या फिर आपको प्रैक्टिस करना है इसके लिए। तो आपको कुल मिलाकर के 3 महीने का टाइम मिलता है। इसमें क्या है, क्यों करना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि जो कोर्सेज दिया गया है इसमें और वो आपके लिए ज़रूरी है तो आप ज़रूर करें। ठीक है, इस कोर्स को करने के लिए उम्र सीमा जो है 15 साल से लेकर के 33 साल तक दिया गया है, और कम से कम पढ़ाई आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। पढ़ाई आप आगे कितना भी किए हो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। और 15 साल एज कम से कम, और अधिकतम जो एज है जनरल कैटेगरी के लिए 29 साल है, और OBC के लिए 31 साल, और SC ST के लिए 33 साल तक है। इन बीच के जो भी स्टूडेंट हैं वो इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि आप एडमिशन कैसे लें। अगर आपको लगता है कि ये कोर्स हमारे लिए ज़रूरी है और उपयोगी है, तो आप इस कोर्स को कैसे करेंगे, एडमिशन कैसे लेंगे, सेंटर को कैसे पता करेंगे, ये सारी बात हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको सेंटर भी मालूम नहीं है, तो सेंटर को पता करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, कैसे सेंटर को पता करें। फाइंड सेंटर ऑनलाइन आप सर्च करके आप अपने ब्लॉक स्तर पर अपने गांव के नज़दीक सेंटर का पता कर सकते हैं। ये पूरे बिहार में हर एक ब्लॉक में चालू किया गया है। ठीक है, स्टार्ट किया गया है। इसके बाद पता करने के बाद आप सेंटर पर जाएंगे, आप जो भी आपको कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर करेंगे, और उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है एडमिशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या आपको प्रोसेस करना होगा, ये हम बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपको ज़रूरी है मैट्रिक का डॉक्यूमेंट, इंटर का डॉक्यूमेंट। अगर इंटर कर लिए हो तो आगे पढ़ाई कर लिए हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मैट्रिक इंटर का डॉक्यूमेंट, जैसे मार्कशीट हो गया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, ये हो गया, या फिर ओरिजिनल नहीं है तो मूल प्रमाण पत्र है तो भी बढ़िया है। तो अगर आप इंटर नहीं किए हैं, सिर्फ मैट्रिक के हैं, तो सिर्फ मैट्रिक का मार्कशीट और प्रोविजनल। ठीक है, इसके अलावा आपको आधार कार्ड, पासबुक और आवासीय, जिसको निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, और ईमेल ID और मोबाइल नंबर। अगर किसी के घर में 2-3 लोग एडमिशन ले रहे हैं, भाई बहन, तो आपका अलग अलग मोबाइल नंबर और ईमेल ID होना चाहिए। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए, और सभी डॉक्यूमेंट्स पर मार्कशीट पर जो नाम है, आपका नाम और टाइटल, और पिताजी का नाम और टाइटल, वो सारे डॉक्यूमेंट पर सेम होना चाहिए। अगर गलत होगा तो या अलग अलग होगा तो आपको वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आप लेके जाएंगे सेंटर पर, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपको DRCC भेजा जाएगा। वो जिला ऑफिस होता है, जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, वहाँ पर आपका वेरीफाई होगा डॉक्यूमेंट का कि आपका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। बहुत सारे आज कंप्यूटर के ज़माने में फर्जी डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं, इसलिए बिहार गवर्नमेंट अपने स्तर से आपके डॉक्यूमेंट को जांच करती है। ठीक है, वहाँ पर आपको DRCC में सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाना है, एक रजिस्ट्रेशन जो हुआ है सेंटर पर उसका रिसीविंग, और इसके साथ साथ सबका एक एक फ़ोटो कॉपी लेके जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको फर्स्ट काउंटर पर ही पहले ही काउंटर मिलेगा, उस पर आपको टोकन मिलेगा, और टोकन पर लिखा रहेगा काउंटर नंबर। बहुत सारे वहाँ काउंटर बने रहते हैं, वहाँ पर जाइएगा, जो आपका काउंटर नंबर है वहाँ पर आपको लाइन में लगना है। ठीक है,
और वहाँ पर आपको बारी बारी से सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे और अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, वेरीफाई होगा आपका डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपका फ़ोटो लिया जाएगा, आपका फिंगरप्रिंट लगेगा। अगर कोई ऐसा सवाल आता है कि अगर गार्जियन चले जाएं स्टूडेंट के बदले तो नहीं हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट को जाना है, जिनको पढ़ाई करना है उनको वहाँ पर जाना ज़रूरी होगा। ठीक है, वहाँ से आपको मोहर साइन मोहर करके रिसीविंग मिलेगा और वही रिसीविंग जो है आपको वापस सेंटर को जमा करना है। सेंटर पर आपको रिसीविंग जो मिला है वो आधार कार्ड और एक फ़ोटो और 1000 रुपये जमा करना है। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि ये कोर्स तो निःशुल्क है, फिर 1000 रुपये क्यों लगता है? तो ये 1000 रुपये जो है ये सिक्योरिटी मनी के रूप में सरकार लेती है। सिक्योरिटी मनी का मतलब आपको एडवांस में डिपॉजिट लेती है और उसके जो पढ़ाई पूरा कर लेंगे और आपको रिजल्ट आ जाएगा, पास हो जाएंगे, तो आपको पैसा जो है वापस खाते में सरकार भेज देती है। तो ऐसा क्यों करती है? जब पैसा देना ही है तो लेती क्यों है? तो जो लोग नहीं जानते सिक्योरिटी मनी के बारे में उनको ये सवाल होता है। तो ये पैसा इसलिए लिया जाता है सरकार द्वारा ताकि आप पढ़ाई को में लापरवाही न करें और समय पर पढ़ाई को पूरा करें। पढ़ाई पूरा कर लेंगे, पैसा वापस आ जाएगा, नहीं पूरा करेंगे आपका पैसा सरकार के पास रह जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जो लापरवाही करते हैं पढ़ाई में, तो उनके लिए ये सरकार ने नियम बनाए हैं, लेकिन पैसे सबको जमा करना होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में वो लिख कर भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनका जवाब देने का। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।